आप सबका फिर से एक बार हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे गुप्ता एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के साथ साथ वाक्टका एज और इसके अलावा हुणास का इन्वेजन जो था वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आज हम लोग बढ़ेंगे अगले हिस्टोरिकल पीरियड में और वो पीरियड है आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड। और पोस्ट गुप्ता पीरियड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो है वो है आपका हर्षवर्धन। हालांकि ये जो पीरियड है ना वो वासल्स का पीरियड था, सामंत वाला पीरियड था। छोटे छोटे राज्य या किंगडम उभर रहे थे क्योंकि गुप्ता एम्पायर लास्ट ऐसा एम्पायर रहा जो नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा यूनिफिकेशन के साथ मौजूद रहा, एकीकरण रहा नॉर्दर्न इंडिया का। इस टाइम पीरियड में रीजनल किंगडम्स बहुत ज़्यादा आ गए थे, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग किंगडम अपना शासन कर रहे थे। लेकिन उसी रीजनल किंगडम्स में से एक किंगडम आया आपका वर्धन डायनेस्टी जो थी, हर्षवर्धन इसमें इंपॉर्टेंट रूलर है, जिसने आखिरी कोशिश की नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई करने की। इसके बाद नॉर्थ इंडिया यूनिफाई नहीं हो सका और फिर फाइनली जो है इस्लामिक जो रूलर्स हैं उनकी शुरुआत भारत में हो जाती है। तो बहरहाल आज तो हम लोग देखेंगे पोस्ट गुप्ता का ही पीरियड देखेंगे और वो रीजनल किंगडम्स का एक ओवरव्यू लेंगे जो गुप्ता एम्पायर के बाद आए या फिर पनपे, क्योंकि गुप्ता एम्पायर 550 ईस्वी में ख़त्म हो चुका था और इसके ख़त्म होते ही टुकड़ों में पूरा नॉर्थ इंडिया पड़ा हुआ था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो पावरफुल जैसे हुआ वैसे अपनी स्वतंत्रता उसने घोषित की और शासन करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। और लगभग जो है पूरा 1100 तक कह लीजिए, 1200 तक कह लीजिए, 1206 तक कह लीजिए, ये पूरा हिस्ट्री जो नॉर्दर्न इंडिया की है वो उसी फेज़ में चलती रही और राजपूतों का इमर्जेंस भी इसी टाइम पीरियड में हुआ। बहरहाल तो सारे किंगडम्स का एक ओवरव्यू लेंगे और फिर बाद में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एक डायनेस्टी है गुजरात की, मैत्रकाज ऑफ वल्लाभी। वल्लाभी जो है गुजरात में पड़ता है। 475 से लेकर 776 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया। इसमें जो पहला और इम्पॉर्टेंट जो रूलर है जिसने ये डायनेस्टी फाउंड भी की वो था भद्रक, और ये गुप्ता एम्पायर में जनरल के तौर पे काम करता था। और अगेन वही बात है कि धीरे धीरे पावर बढ़ी और इसने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित की और अपने रीजन में ऑटोनोमसली जो है शासन करने लगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो रूलर है वो आपका शिलादित्य। इन लोगों के जो पैट्रोनेज में कहा जाए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का विकास दिखाई देता है हमको। इसके अलावा कन्नौज के रूलर थे मौखारीज। 550 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया। कन्नौज यानी कि जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था जो है नॉर्दर्न इंडिया का, और इसको लेके आगे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल भी होती है मेडिवल इंडिया में जो कि हम लोग देखेंगे। तो ऐसा माना जाता था कि कन्नौज में जिसका शासन है उसका पूरे नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल है, ऐसी सोच उस टाइम पे हुआ करती थी और इसको लेकर लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। तो मौखारीज भी गुप्ता के अंडर ही काम करते थे, गुप्ता के फ्यूडेटरी थे। लेकिन जैसे गुप्ता की पावर डिक्लाइन की, उनके डिक्लाइन के बाद ये लोग इमीडिएट जो सक्सेसर रहे गुप्ता के वो आपके मौखारीज ऑफ कन्नौज रहे। इसमें इम्पॉर्टेंट रूलर ईशान वर्मन जो कि फाउंडर था। इसके अलावा श्रावस्ती वर्मन, इसने एम्पायर को और ज़्यादा मजबूत किया था। अगला इम्पॉर्टेंट किंगडम था आपका मालवा का, और मालवा में इम्पॉर्टेंट जो रूलर था वो था आपका देवगुप्त, और इसका हर्षवर्धन से भी इशू रहता था। शशांक जो गौड़ा यानी कि बंगाल का शासक था उससे मिलकर हर्षवर्धन के साथ इसकी लड़ाई हुई थी जो कि हम लोग देखेंगे। शशांक ऑफ गौड़ा 600 से लेकर 636 ईस्वी बंगाल का शासक था। इसके बारे में भी अभी बात आएगी बीच में। इसके अलावा राजा दद्दा ऑफ गुजरात, ये भी इम्पॉर्टेंट रहा। और ये डायनेस्टी इम्पॉर्टेंट इसलिए रही क्योंकि हुंड का जो इन्वेजन हुआ इनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा हुआ। कई बार इन्वेजन हुआ और उस इन्वेजन को, उस आक्रमण को इन लोगों ने रोका। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो राजा दद्दा ही थे, उसी में उनके फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते रहे। इसके अलावा भास्कर वर्मन ऑफ आसाम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर इसलिए क्योंकि बंगाल से आसाम का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, भास्कर वर्मन का लड़ाई चलती रहती थी। इस वजह से भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन के साथ अलायंस बनाया हुआ था और दोनों मिल के बंगाल के खिलाफ फाइट इन लोगों ने किया था। तो इसलिए इस कंटेक्स्ट में भास्कर वर्मन का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चालुक्याज ऑफ बादामी, कर्नाटक के चालुक्याज जो थे, इसमें इम्पॉर्टेंट रूलर हैं आपके पुलकेशिन वन एंड पुलकेशिन टू। इसके बारे में भी आप हर्षवर्धन का पढ़ते हुए थोड़ा सा जिक्र आएगा। इसके अलावा जब साउथ इंडियन डायनेस्टीज हम लोग देखेंगे तो
चालुक्यास के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक ओवरव्यू हम दे दिए कि छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स थे जो भारत में गुप्ता एम्पायर के बाद अपने अपने एरियाज़ में राज कर रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हमको डिटेल में देखना है वो आपका है पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर वर्धन डायनेस्टी, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है हर्षवर्धन। बट उससे पहले हम लोग बाकी चीज़ें भी इसमें देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये एम्पायर देख लीजिए, एम्पायर का साइज़ यही था। धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, सिकुड़ते जा रहा है। आप मौर्यों के टाइम से देखिए कि कैसे एम्पायर सिकुड़ता हुआ जो है आगे दिखाई देता है, और इस टाइम पे और सिकुड़ गया। तो ये सब जो है डिक्लाइन का फेस चल रहा था। हर्षवर्धन और उसकी डायनेस्टी के बारे में जो हमको सोर्सेज मिलते हैं, प्राइमरी सोर्सेज तो उसके इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, एपिग्राफिक सोर्सेज हैं। बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन और मधुबर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है और जिससे हमको लगभग सेम चीज़ें पता चलती हैं। बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन शाहजहाँपुर का, उत्तर प्रदेश का था, और जो है ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में हमको जानकारी देता है। हर्षवर्धन ने जो लैंड ग्रांट्स दिए, जो ब्राह्मणों को दिए जाते थे, ब्रह्मदेय, अग्रहारा, तो जो गुप्ता एम्पायर में जो ज़मीन देने की प्रथा चल रही थी वो प्रथा अभी भी थी। तो वो हर्षवर्धन ने जो कुछ दान दिया, ज़मीनें दी, उसका जिक्र हमको बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलता है। इसके अलावा हर्षवर्धन की 5 जो है पीढ़ियों का हमको अंदाज़ा इससे पता चलता है। उसके जो पूर्वज रहे हैं तो 5 पीढ़ियों तक का अंदाज़ा हमको इसी से पता चलता है। इसके अलावा हर्षवर्धन की सिग्नेचर इसमें मौजूद है, तो इसलिए ये सोर्स इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मधुबर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, मधुबन जो है हमारे ही शहर में, मऊ का शहर जो है आजमगढ़ डिवीज़न में आता है, तो यहाँ का ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। इसके बारे में ख़ास बात यह है कि यहाँ पे भी ब्राह्मणों को जो ज़मीनें दी गई उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हर्षवर्धन की 4 पूर्वज रहे हैं, 4 जो जनरेशन रही हैं, उसका जिक्र हमको इस जो है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलता है। इसके अलावा कई सारे टाइटल्स के बारे में हमको जिक्र इन्हीं सारे इंस्क्रिप्शन से दिखाई देता है। नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, हर्षवर्धन ने इसको इशू किया था। इसमें भी उसकी जो ज़मीन देने की प्रथा थी, लैंड ग्रांट जो देता था, उसका जिक्र दिखाई देता है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने कैसे बाद में बुद्धिज़्म की तरफ अपना रुख किया, क्योंकि पहले ये सूर्य देवता की पूजा करता था, भगवान शिव की पूजा करता था, लेकिन बाद में बुद्धिज़्म की तरफ इसका झुकाव हुआ, और शिव जो है भगवान शिव की पूजा तब भी करता था। बहरहाल, तो बुद्धिज़्म का जो सपोर्ट है, बुद्धिज़्म की तरफ जो झुकाव था, वो हमको नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से दिखाई देता है। इसके अलावा अगर लिटरेरी सोर्सेज की बात की जाए, किताबों की बात की जाए, तो हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट ने लिखी। हर्षचरित्र हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में किताब है। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन का पोएट था, दरबारी कवि था, उसने ये जो है हर्षचरित्र लिखी, और इसमें पूरी जानकारी हमको दिखाई देती है। और हर्षवर्धन के जो इश्यूज़ है मौखारिस के साथ और बंगाल के साथ, देवगुप्त के साथ, उन सब के बारे में भी जानकारी हमको दिखाई देती है। इसके अलावा बुद्धिस्ट एक किताब है आर्यश्री मंजुश्री मूलकल्प, इसके बारे में हमको जो है हर्षवर्धन के धर्म के बारे में पता चलता है। प्लस फॉरेन ट्रेवलर्स जो है, चाइनीज़ ट्रेवलर्स खास तौर पे आए, क्योंकि चाइना से लोग आते रहते थे बुद्धिज़्म की वजह से। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ह्वेन सांग का। 638 ईस्वी में ये भारत आया, और इसने हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की चीज़ों को एक्सप्लेन किया, खासकर उसके साम्राज्य में जो प्रॉस्पेरिटी थी उसको एक्सप्लेन किया, लॉ एंड ऑर्डर को एक्सप्लेन किया। इसके अलावा बुद्धिज़्म का जो थोड़ा सा इसमें एक कह लीजिए कि ग्रोथ दिखाई देती है, उसका भी जिक्र किया गया है। तो ह्वेन सांग के बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा अलग से, और लास्ट में हम नोट्स भी डालें, चाहिए होगा तो बताइएगा। वैसे आप लोग कमेंट में कुछ बोलते तो है नहीं, तो वो आप लोग की मर्ज़ी है। इसके अलावा ह्वेन सांग से ही पता चलता है कि हर्षवर्धन ने रिलीजियस असेंबलीज़ ऑर्गेनाइज़ की थी, महोत्सव ऑर्गेनाइज़ किए थे, और बुद्धिज़्म मतलब एक तरीके से सभी धर्मों के मतलब धार्मिक गुरुओं को बुलाकर उसने एक सभा की थी, और महोत्सव भी करता था 5 साल पे। तो इन सब की जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा आई किंग या आई सिंग या आई तिंग, ये कई नाम से जाना जाता है, ये भी चाइनीज़ ट्रेवलर था, और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में इससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा बुद्धिज़्म के बारे में जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में रहा उसकी जानकारी मिलती है। वैंग जुआन्स और मतवालियन, ये भी चाइनीज़ थे, लेकिन हर्षवर्धन के जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी उसके बाद ये लोग भारत आए थे, तो कुछ खास जो है इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। इसके अलावा न्यूमिस्मेटिक यानी कि सिक्कों से हमको जानकारियाँ मिलती हैं। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के सिक्के हमको सोनीपत
फर्रुखाबाद और पाटलिपुत्र से मिलते हैं। अब सोनीपत का मतलब हरियाणा, तो हरियाणा को टच कर रहा था एम्पायर। उत्तर प्रदेश तो पूरा था ही, बिहार भी पूरा था ही। तो ऊपर आपने एम्पायर की पिक्चर देखी, तो यहाँ से सिक्के हमको मिलते हैं। उन सिक्कों से एम्पायर का एक्सटेंशन भी पता चलता है, प्लस उससे उनकी जानकारियाँ भी मिलती हैं। जैसे कि उसने एक टाइटल लिया शिलादित्य का, वो हमको सिक्कों से ही पता चलता है। इसके अलावा सिक्के में एक झलक रहती थी गुप्ता एम्पायर की, तो गुप्ता एम्पायर के स्टाइल को इन्होंने शायद अपनाया, उसका एक अंदाज़ा हमको मिलता है। प्लस अच्छे बेहतरीन सिक्के रहते थे, इतने भी जो है बुरी क्वालिटी के नहीं होते थे। हालांकि सिक्कों की क्वालिटी कम हुई थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थे। इससे हमको इकोनॉमिक जो सिस्टम इनका है उससे उसका भी अंदाज़ा होता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जिससे हमको पता चलता है। रूलर्स की बात किया जाए तो इस डायनेस्टी की शुरुआत की थी पुष्यभूति ने। ठीक है, पुष्यभूति ने इस डायनेस्टी की शुरुआत की, जो गुप्ता एम्पायर का वासल रहा। और गुप्ता एम्पायर के कमज़ोर होने के बाद इसने अपनी डायनेस्टी बनाई और कहानी आगे बढ़ी। हालांकि कुछ खास काम हो नहीं पाया। इसके बाद भी कुछ रूलर है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इम्पोर्टेंट जो रूलर था वो था नरवर्मन, और इसी को रियल फाउंडर बोला जाता है पुष्यभूतिज का, क्योंकि इसने एम्पायर को एक ऊंचाई तक पहुंचाया। और ख़ास बात एक याद रखिएगा, इसने महाराजा का टाइटल भी लिया था। और इस बात की जानकारी हमको बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से प्लस मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और इसी इंस्क्रिप्शन से हमको ये भी जानकारी मिलती है कि नरवर्मन के बाद उसके बेटे राज्यवर्धन ने गद्दी संभाली, और राज्यवर्धन के बाद उसके बेटे आदित्यवर्धन ने गद्दी संभाली, और आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन ने गद्दी संभाली, जिसने 580 से लेकर 605 ईस्वी तक शासन किया। ये सारी जानकारी उसी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, और ख़ास बात यह है कि नरवर्मन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन, इन तीनों ने जो टाइटल लिया वो टाइटल था आपका महाराज का या महाराजा का। फिर प्रभाकर वर्धन जब आया तो ये थोड़ा सा मजबूती से इसने अपने आप को स्थापित किया, और इस डायनेस्टी का कह लीजिए कि हर्षवर्धन के बाद मोस्ट डोमिनेंट रूलर यही रहा। और इसने टाइटल भी अपना मजबूत किया। इसने जो टाइटल लिया था वो था परम भट्टारक महाराजा धीराज, और ज़्यादा मजबूत। भट्टारक का मतलब होता है माननीय के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। तो इस टाइटल का इसने पहली बार इस्तेमाल किया इस डायनेस्टी में। ख़ास बात यह है कि इसकी पत्नी थी, और इसकी पत्नी ने भी, जो कि यशोमती नाम था, उसने भी टाइटल लिया था जो था परम भट्टारी का। जनरली जो उस टाइम पीरियड का कल्चर था वहाँ पे महारानियाँ टाइटल जो लेती थी वो महादेवी का होता था, लेकिन इसने थोड़ा सा चेंज लाया, बोर हो गई होंगी शायद, तो परम भट्टारिका का इन्होंने टाइटल लिया था। बहरहाल, तो इस तरीके से ये डोमिनेंट रूलर के तौर पे आए। इसके बेटे जो थे वो एक का नाम था राज्यवर्धन और एक का नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, और एक चीज़ ये भी है कि राज्यश्री जो है इसकी जो बेटी थी उसकी शादी हुई थी ग्रहवर्मन के साथ, जो कि कन्नौज का रूलर था। और कन्नौज, जैसा कि हम बता चुके हैं, एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था नॉर्दर्न इंडिया में अपनी मजबूती को स्थापित करने का। बहरहाल, एक बात और याद रखिएगा कि प्रभाकर वर्धन के टाइम पीरियड में हुणाज ने कन्नौज पे अटैक किया था। और एक और याद रखिएगा, फैक्ट ये है, क्वेश्चन पूछ चुका है, कि प्रभाकर वर्धन ने वर्णाश्रम जो सिस्टम है, जो धर्म है, इस पे फोकस किया था, इसको एम्फेसाइज किया था। बहरहाल, तो जब जो है प्रभाकर वर्धन की डेथ हुई, तो डेथ के बाद जो है जनरली ये सिस्टम प्राइमोजेनाइचर का रहता था कि हाँ, राजा की डेथ के बाद उसका बड़ा बेटा गद्दी पे बैठेगा। तो राज्यवर्धन को गद्दी पे बैठने का कोई शौक नहीं था, उसको इंटरेस्ट ही नहीं था गद्दी संभालने का और जो है ये राजतंत्र करने का। तो राज्यवर्धन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो नहीं चाहता था कि गद्दी पे बैठे, बल्कि चाहता था कि हर्षवर्धन इस काबिल है और हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे। लेकिन हर्षवर्धन को भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, हर्षवर्धन ने साफ साफ मना कर दिया। तो मजबूरी में राज्यवर्धन को गद्दी पे बैठना पड़ा, और इसने भी टाइटल जो लिया था वो था परम भट्टारक महाराजा धीराज। जब ये गद्दी पे बैठा उस टाइम पे बंगाल से और मालवा से इशूज शुरू हो गए। इशू क्या हुए? शशांक, जो कि बंगाल का यानी कि गौड़ का राजा था, और देवगुप्त यानी कि मालवा का जो राजा था, ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे पुष्यभूतिज को, और मौखारिस को भी पसंद नहीं करते थे, यानी कि कन्नौज का शासक। और मौखारिस को पसंद नहीं करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि राज्यश्री, जो कि प्रभाकर वर्धन की बेटी थी, उसकी शादी मौखारिस के साथ ही हुई थी, ग्रहवर्मन टू के साथ। तो ग्रहवर्मन के साथ यानी कि कन्नौज के साथ भी दुश्मनी बंगाल और मालवा की,
और पुष्यभूतिस के साथ भी दुश्मनी। तो इन्होंने सबसे पहले बंगाल में जो शशांक था उसने सबसे पहले हमला किया कन्नौज पे ही, मतलब बिहार वगैरह को भी तो हमला किया, लेकिन कन्नौज चूँकि एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था और एक रिलेशन भी यहाँ पे, तो कन्नौज के हिस्सों पे उसने हमला किया। और देवगुप्त ने हमला किया पुष्यभूतिस पे। अब दोनों ने अलग अलग जगह पे हमला किया क्योंकि दोनों की दुश्मनी दोनों से थी, तो दोनों ने सोचा कि अलग अलग हमला करके दोनों को निपटा देंगे। तो इस तरीके से इसने जानबूझ के इन्होंने एक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और अटैक किया इस तरीके से। लेकिन इस युद्ध में एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई जो आगे प्रॉब्लम बढ़ाने की वजह बनती है, वो ये कि देवगुप्त ने ग्रहवर्मन टू को मार दिया। अब ग्रहवर्मन टू को मारने का मतलब है कि राज्यश्री विधवा हो गई और इसकी हालत भी खराब, और इन लोगों ने इसको कैद भी कर लिया। अब जब कैद कर लिया तो पुष्यभूतिस को इससे नाराज़गी हुई। पुष्यभूतिस ने तुरंत अपनी सेना भेजी कन्नौज। राज्यवर्धन ने अपनी सेना भेजी कि देवगुप्त ने बहुत गलत किया है, ऊपर से मेरी बहन को विधवा कर दिया और कैद भी कर लिया। तो उन्होंने तुरंत वहाँ पे सेना भेजी कि देवगुप्त को हराना है। लेकिन उसी वक्त एक बड़ी खतरनाक चीज़ हुई जो कि इतिहास में होती रही है। शशांक का तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज आता है जो है राज्यवर्धन को कि देखो देवगुप्त बड़ा खतरनाक आदमी है, तुम अकेले कुछ कर नहीं पाओगे, चलो हम तुम्हारा साथ देंगे, मिलजुल के हम लोग देवगुप्त को हरा देंगे। राज्यवर्धन बड़ा खुश हुआ कि ठीक है, मेरी बेटी को न्याय दिलाना है, चलो आओ मेरा साथ दो। और इस तरीके से दोनों का एक गठबंधन हो गया। और गठबंधन के बाद शशांक और राज्यवर्धन की सेना निकली देवगुप्त को हराने के लिए। लेकिन शशांक आज का नीतीश कुमार निकला और उसने युद्ध के दौरान अपनी साइड पलट दी और देवगुप्त के साइड हो गया। तो ये पहले से डिप्लोमेसी थी, दोनों की मिलीभगत तो शुरू से ही थी, और साइड उसने अपनी पलट दी और शशांक देवगुप्त के साइड हो गया। इस तरीके से राज्यवर्धन कमज़ोर पड़ गया और राज्यवर्धन वहाँ पे कुछ कर नहीं पाया, युद्ध में वो हार गया और उसकी वहीं पे मृत्यु भी हो जाती है। अब मृत्यु के बाद अब हर्षवर्धन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हर्षवर्धन अब गद्दी पे बैठता है। 606 से लेके 647 ईस्वी तक वो शासन करता है और फैसला करता है कि अपने भैया का और अपनी बहना का बदला वो लेकर रहेगा। बाय द वे यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। शशांक जो है शैवाइक था और कट्टर शैवाइक था। इसके अलावा इसने बोधि ट्री जो बोध गया में था उसको कटवाया था, बुद्धिज़्म का घोर विरोधी था और नालंदा यूनिवर्सिटी की बर्बादी के लिए ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। शुरुआत में ये सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। और ये अच्छा, सूर्य भगवान वाली जो बात है ना, ये सभी करते थे, पुष्यभूतिस भी इस चीज़ में लगे रहते थे। बहरहाल तो हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन करता है और ये आखिरी इम्पोर्टेंट रूलर रहा और आखिरी भी रूलर रहा पुष्यभूतिस का। ठीक है, इसका कमांडर इन चीफ था सिम्हानंद या सिन्हानंद, और इस कमांडर ने हर्षवर्धन को वो चेतना दी, वो शक्ति दी जो एक राजा के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले तो इसको इंटरेस्ट ही नहीं था। तो सिम्हानंद ने बताया कि कैसे एक शेर की तरह दहाड़ूं और हिम्मत से शासन करूं। तो उसकी बदौलत इससे इसके अंदर एक वो जो नेचर है राजा का, वो नेचर दिखाई देता है। इसके अलावा बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि हर्षवर्धन ने टाइटल लिया था परम महेश्वरा शिलादित्य, डिविनिटी से कनेक्ट किया। इसके कैंपेन्स की बात की जाए तो सबसे पहला कैंपेन इसने, जैसे नॉर्थ इंडिया की अगर पहले बात की जाए, साउथ का अलग से देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले इसने मालवा में अटैक किया, क्योंकि मालवा से ही कहानी शुरू हुई थी। राज्यवर्धन की डेथ देवगुप्ता की वजह से हुई, तो उसने मालवा पे अटैक किया, देवगुप्ता को हराया और अपनी बहन को बचाने के लिए उसने ये सारे एक्शन लिए। लेकिन बहन ऑलरेडी वहाँ से जेल से भाग चुकी थी और भाग के पहुँच गई थी विंध्यास की पहाड़ियों पे, और वहाँ पे एक बुद्धिस्ट भिक्षु था, मोंग था, उसकी मदद से वो निकली थी और अपने पति की जो चिता है उस पे मरने के लिए वो जा रही थी, मतलब सती के लिए वो राज़ी थी और वहाँ पे बैठ गई थी, लेकिन उसने किया नहीं था, मतलब करने जा रही थी। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा उसने अटैक किया, वो अटैक किया था गौड़ पे, यानी कि बंगाल पे, शशांक पे, कि शशांक ने धोखा दिया था और ये लड़ाई 6 साल तक चलती रही और फिर फाइनली शशांक को उसने हराया, जो भाग के अराकान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे चला गया था
और इस तरीके से शशांक का इलाका भी हर्षवर्धन के कंट्रोल में आ गया। रही बात कन्नौज की, तो कन्नौज अब जाहिर सी बात है ग्रहवर्मन मर गया और जो राज्यश्री थी वो भी जाहिर सी बात है शासन करेगी नहीं, उस लायक थी नहीं। तो कन्नौज अब तन्हा अकेला बेचारा पड़ा हुआ था, राज्यश्री शासन करने के लायक नहीं थी। और ये हुआ जब मतलब ब्राह्मणों की जो मीटिंग हुई, उन लोगों ने हर्षवर्धन से रिक्वेस्ट की कि ठीक है अब कुछ बचा नहीं है, कोई है नहीं, तो आप भी क्या करिए कन्नौज को अपने कब्ज़े में लीजिए और कन्नौज पे अपना शासन करिए। इस तरीके से कन्नौज पे भी हर्षवर्धन का जो है सॉवरेनिटी जो है स्थापित हो जाती है और उसका शासन इस तरीके से उसका एम्पायर धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ ये देखिएगा कि जब कन्नौज को इसने अपने कब्ज़े में लिया तो इसने अपनी राजधानी भी कन्नौज शिफ्ट कर दी थी। इसके अलावा ध्रुवसेन ऑफ वल्लभी जो गुजरात की डायनेस्टी थी, वहाँ का एक शासक था ध्रुवसेन, उसके साथ भी यहाँ पे इसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ध्रुवसेन पे अटैक किया, उसको हराया भी और इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। और कॉम्प्रोमाइज़ बस ये हुआ था कि ठीक है हम तुम्हारा शासन ख़त्म नहीं करेंगे, तुम मेरी सर्वोच्चता स्वीकार करो। और बेटी से जो है मैट्रिमोनियल अलायंस बन गई, शादी के से इन्होंने अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया। इसके अलावा राजा दद्दा ऑफ गुजरात चालुक्यास के ये वासस थे, चालुक्या के सामंत थे और इस टाइम पे पुलकेशिन टू वहाँ का शासक था। तो इसके साथ अटैक हुआ था, हालांकि अच्छा पुलकेशिन के साथ जो अटैक हुआ था ना उसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी, ये आगे हम बताएंगे। बहरहाल तो राय दद्दा के साथ भी इसकी लड़ाई हुई थी बट कुछ खास यहाँ पे मिला नहीं था। इसके अलावा सिंधु का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में वहाँ पे भी उसने हराया था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ खास नहीं मिला क्योंकि उसने टेरिटरी अपने कब्जे में नहीं की, बस कहा कि ठीक है हमारी सर्वोच्चता स्वीकार किए रहना। इसके अलावा भास्कर वर्मन आसाम का जो एक वक्त में इसका अलाई भी रहा, लेकिन इस पर भी इसने अटैक किया और अटैक के बाद फिर फाइनली दोबारा एक अच्छे समझौता हो गया और दोनों की दोस्ती हो गई। इसके अलावा दुर्लभ वर्धन कश्मीर का जो शासक था, कश्मीर का शासक जो था उसके साथ भी लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद इन लोगों में भी दोस्ती हो गई थी। जैसे भास्कर वर्मन दोस्त बन गया था वैसे ये भी दोस्त बन गया था, क्योंकि कश्मीर में गौतम बुद्ध का एक दांत था। हर्षवर्धन ने वो दांत जो है मांगा कि वो दांत हमको चाहिए और अगर मिल गया तो अटैक नहीं करेंगे, लेकिन और मतलब यही बात पे दुर्लभ वर्धन जो है राज़ी हो गया और उसने दांत दे दिया, दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। तो अगर आप देखें सारी चीज़ों को तो सबसे पहले मालवा यानी कि सेंट्रल इंडिया का रीजन उसके कंट्रोल में आया, बंगाल यानी कि ईस्ट का रीजन आया, कन्नौज नॉर्थ इंडिया का मेन रीजन, इसके अलावा वल्लभी गुजरात का रीजन, राजा दद्दा गुजरात का रीजन, सिंधु नॉर्थ वेस्ट का थोड़ा इलाका है, आसाम में भास्कर वर्मन से दोस्ती यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न में भी इसकी थोड़ी मजबूती आ गई। दुर्लभ वर्धन ऑफ कश्मीर, कश्मीर को इसने अपने कब्जे में तो नहीं किया लेकिन दोस्ती फिर भी हो गई थी, इसलिए बाण भट्ट ने कहा पंच भारत शब्द का इस्तेमाल किया। कन्नौज, गौड़, पंजाब, मिथिला और उड़ीसा ये सब हर्षवर्धन के कंट्रोल में आ गए थे। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन ने फिर से नॉर्थ इंडिया को पूरी तरीके से यूनिफाई कर दिया था कश्मीर को छोड़ के। इसके अलावा साउथ इंडिया के कैंपेन की बात की जाए तो हर्षवर्धन की इच्छा थी कि नर्मदा के दक्षिण में हम लोग पहुँचें और वहाँ तक टेरिटरी अपनी बढ़ाएं, और उस वक्त चालुक्या शासन कर रहे थे और चालुक्या में पुलकेशिन टू ये बता चुके हैं हम अभी। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। इसका जिक्र हमको मिलता है ऐहोल इंस्क्रिप्शन से जो रवि कृतिक के द्वारा इंस्क्राइब किया गया था, जो कि पुलकेशिन टू का कोर्ट पोएट था। इसमें उसने मेंशन किया कि शाकाल उत्तरपथनाथ, ठीक है ये टाइटल था, ये टाइटल इस्तेमाल किया उसने हर्षवर्धन के लिए कि शाकाल उत्तरपथनाथ पुलकेशिन टू के द्वारा हरा दिया गया था, यानी कि हर्षवर्धन की यहाँ पे हार हुई थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसने साउथ इंडिया में कैंपेन तो किया लेकिन नर्मदा के दक्षिण में अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को बढ़ा नहीं सका। इसके अलावा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो हर्षवर्धन खुद एक महान आर्टिस्ट था, साहित्य में उसका बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए उसको टाइटल भी दिए गए साहित्य सम्राट, साक्षात वनिविलास। इसके अलावा साहित्य हर्ष,
ये सब उसके जो लिटरेचर में इंटरेस्ट हैं उसको दिखाते हैं। इसके अलावा इसके दरबार में कोर्ट पोइट भी थे, जैसे कि जय गुप्ता था, उसने इसको टाइटल दिया था कविता कामिनी, जो इसके लिटरेचर को के इंटरेस्ट को दर्शाता है। इसके अलावा ये फ्लूट भी बहुत अच्छी बजाता था। प्लस हर्षवर्धन ने जो है 3 प्लेज भी लिखे थे, जैसे कि प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका उदयन और प्रियदर्शिका एक राजकुमारी थी अंग जो है जनपद की, अंग साम्राज्य की। तो इन दोनों की लव स्टोरी है। इसके अलावा रत्नावली है, नागानंद है, ये 3 प्लेज इसने लिखे, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसके दरबार में और भी कई सारे कोर्ट पोइट थे, जैसे कि बाण भट्ट के बारे में बता ही चुके हैं। तो बाण भट्ट था, मयूर भट्ट था, जयगुप्ता अभी जिक्र किए हैं, इसके अलावा हरिदत्त। अगर लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो हर्षवर्धन अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटता था। पहला जो हिस्सा दिन का होता था वो उसमें प्रशासनिक जो भी चीज़ें हैं उसको देखता था। दिन का दूसरे हिस्से में वो दान पुण्य वाले काम करता था, और तीसरे दिन के हिस्से में करता था वो डायरेक्टली लोगों की बातें सुनता था, कि लोगों की समस्याएं सुनता था, कि जो समस्या आप हमसे बताइए, हम राजा हैं, हम आपकी सेवा के लिए हैं। तो वो सेवा के लिए वो वक्त निकालता था। इसके अलावा अपने साम्राज्य के जो जो खजाना है, साम्राज्य का खजाना है, उसको 4 हिस्सों में बांटता था। पहला हिस्सा अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए और फैमिली के लिए खर्च करता था। दूसरा हिस्सा जो काम करने वाले हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पे खर्च करता था। और तीसरा हिस्सा खर्च करता था आर्ट एंड लिटरेचर में, और उससे संबंधित जो लोग हैं जैसे कवि वगैरह हो गए, इन सबको बढ़ावा देने में खर्च करता था। और चौथा हिस्सा दान पुण्य में और लोक कल्याण की नीतियों में खर्च किया करता था। ये यहाँ पे बाण भट्ट के बारे में डाल दें बॉक्स में, आप पढ़ लीजिएगा। हर्षवर्धन के रिलीजन के बारे में बात की जाए तो पहले ये सन देव जो है, सन की यानी कि सूर्य देवता की पूजा करता था, और शिव भगवान की भी पूजा किया करता था। बाद में इसका जो है रुख बदला और ये बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ा। मधुबन और बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन से हमको इसकी जानकारी मिलती है। और बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया ह्वेन सांग ने, जिसकी वजह से इसने बुद्धिज़्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म में चला गया, लेकिन भगवान शिव की पूजा को इसने जारी रखा। इसके अलावा बुद्धिस्ट असेंबली भी इसने ऑर्गेनाइज़ की कन्नौज में और प्रयाग में। इसके अलावा हर 5 साल पर यह महोत्सव भी किया करता था। प्लस कन्नौज की असेंबली में इसने एक सोने की गौतम बुद्ध की मूर्ति भी बनवाई, और उस मूर्ति की एक साइड में उसने अपने आप को बनवाया, जो भगवान इंद्र के रूप में उसने दर्शाया खुद को। दूसरी तरफ भास्कर वर्मन को भी उसने दर्शाया था, जो ब्रह्मा के भगवान, जो ब्रह्म हैं, उनके रूप में दर्शाया गया था। इसके अलावा अगर उसकी पूजा की पद्धति की बात की जाए तो पहले दिन वो गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा किया करता था, दूसरे दिन भगवान जो सूर्य देवता हैं, और तीसरे दिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। इसके अलावा एक खास बात इसके टाइम पीरियड में ये कि चाइना और इंडिया के बीच में पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफिशियली दिखाई देते हैं, क्योंकि इसने जो है एम्बेसीज कह लीजिए, प्रतिनिधि मंडल कह लीजिए, ब्राह्मणों का चाइना भेजा था। वहाँ से भी रिटर्न 3 प्रतिनिधि मंडल आए थे, एक लियांग होइकिंग और इसके अलावा दूसरा वैंग जुआन, और तीसरा मंडल जो है अभी नहीं आ पाया था। तीसरा मंडल आते आते हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी। तो डेथ के बाद इसका जो मिनिस्टर था अरुणासवा, वो इस बात से नाराज़ था। उसने चाइनीज़ जो प्रतिनिधिमंडल के लोग थे उनको पसंद नहीं करता था, और उसने उनको जो है मारने की कोशिश की, उनके साथ लड़ने की कोशिश की। तो वैंग जुआन्स जो है भाग गया था, और बाद में भूटान की मदद से और चाइना मतलब मिलके ये लोग इस पे अटैक करते हैं। अगर इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि गुप्ता एम्पायर में था, आप चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। और प्रोविंसेस भी बिल्कुल वैसे ही बटे हुए थे। हर पूरा एम्पायर वह भुक्ति में बटा हुआ था, उसका मुखिया उपारिका होता था, और हर एम्पायर अलग अलग विषय में बटा होता था, उसका मुखिया विषयपति होता था, और फिर हर विषय अलग अलग गाँव में बटा होता था और उसका मुखिया ग्रामिका होता था। इसमें कुछ नया नहीं है। अगर सेना की बात की जाए तो 4 तरीके की यहाँ पे भी सेना थी: चतुरांगिनी, पैदल सेना, हाथी वाली सेना, नेवी और कैवेलरी यानी कि घुड़सवार। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर नहीं था, क्योंकि मतलब ठीक ठाक था लेकिन बहुत बेहतर नहीं था, क्योंकि ह्यूएन सांग खुद 2 बार जो है लूटा गया था, उसको लूट लिया गया था। तो लॉ एंड ऑर्डर उतना बेहतर नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए कई सारे मंत्री और ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जैसे कि महापर मंत्री, परमात्री, दंडिक,
दंड दंड अस्पशिक, ठीक है, चौरोद्वारनिका, ऐसे कई सारे जो है ऑफिसर्स हुआ करते थे। टैक्स और इकोनॉमी की बात किया जाए तो 4-फोल्ड डिवीजन यहाँ पे था, 4 वर्ण यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन शूद्राज भी यहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते थे। शूद्र भी जो है एग्रीकल्चर किया करते थे। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म्स हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि तुल्यंता, जो कि सिंचाई के लिए पानी पहुँचाने का इस्तेमाल किया करता था। इसके अलावा एक टर्म है उद्रंगा, जो कि लैंड रेवेन्यू को कहा जाता था। और माइंस और जो ज़मीन से चीज़ें निकलने वाली थी वो सब अभी भी राजा के कंट्रोल में हुआ करती थी, गुप्ता पीरियड की तरह और मौर्यों के टाइम की तरह। इसके अलावा हिरण्या वर्ड इस्तेमाल किया गया था सोने के लिए, प्लस टैक्स का वही सारा सिस्टम था, भोग भाग उपारिका वगैरह वगैरह। बाकी ये कुछ चाइनीज़ ट्रेवलर हैं, आप पढ़ लीजिएगा। हुएनसांग के बारे में डिटेल दे दिए हैं, आईजिंग के बारे में दे दिए हैं, सॉन्ग यून हुइन शेंग के बारे में, वेन चेंग के बारे में, प्लस शेंग साई। ये सब इम्पोर्टेंट जो है जो है चाइनीज़ ट्रेवलर्स रहे, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे साउथ इंडियन का जो पोर्शन है, साउथ इंडियन हिस्ट्री का, वो शुरू करेंगे। मेगालिथिक कल्चर से शुरू करके संगम एज देखेंगे, संगम में हम 3 डायनेस्टी देखेंगे। उसके बाद इसके जो सक्सेसर्स रहे हैं, पल्लवा हैं, चालुक्यास हैं, वो सब देखेंगे। फिर रीजनल किंगडम्स की तरफ हम बढ़ जाएंगे। आपका सिलेबस ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।